Good morning, dear student. Today our topic for class 10th, lesson number 3, genetics. जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स. मतलब बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हमें हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में पता चलता है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स. द टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय बेटसन इन 1905. जेनेटिक्स की जो टर्म दी थी उसको सबसे पहले बेटसन ने दिया था, वो दी थी 1905 में. द टर्म इज डेराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज वर्ड जीन, और इस टर्म को एक ग्रीक लैंग्वेज के शब्द से डेराइव किया गया था जिसको बोलते हैं जीन. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेरियस कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय गैमेट्स. जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं. दीज आर नोन एज हेरिडिटी कैरेक्टर, और उन कैरेक्टर्स को हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स बोलते हैं. द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. तो ऐसे कैरेक्टर जो कि पेरेंट्स से किस में जाते हैं? बच्चों में, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स या फिर हेरिडिटी. द टर्म हेरिडिटी वाज कॉइन्ड बाय स्पेंस 1862. जो टर्म थी हेरिडिटी की उसको स्पेंसर ने दिया था 1862 में. नेक्स्ट है मैंडलिज्म. ग्रीक जॉन मैंडल 1822 से 1884 इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मैंडल. उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स के पिता बोला जाता था. बिकॉज मैंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि मैंडल ने अपने इनहेरिटेंस के ऊपर लॉ दिए थे इन प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम उन्होंने प्लांट्स पे हेरिडिटीज के लॉ दिए थे. मैंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच आर नोन एज मैंडलिज्म. जो मैंडल ने इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे उसको लॉ ऑफ मैंडलिज्म बोला जाता है. रीजन फॉर मैंडल सक्सेस. मैंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर. अब मतलब मैंडल ने लॉ तो दिए थे और उनके लॉ जो है वो सक्सेस भी हो गए थे. हमें ये पता है कि मतलब जो सक्सेस थी उसके पीछे उनका क्या कारण था कि उनकी जो लॉ है वो सक्सेस हो गए थे. तो उसका सबसे पहले रीज़न था कि मैंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट वन टाइम्स. क्योंकि जो मैंडल थे उन्होंने एक कैरेक्टर को एक टाइम में स्टडी किया था. ही मेंटेन द स्टैटिकल रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज दैम केयरफुली. उन्होंने उससे एक स्टैटिकल रिकॉर्ड निकाला और उसको अच्छे से उसका अध्ययन किया. ही सेलेक्टेड पी मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट केयरफुली. उन्होंने ही सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट केयरफुली. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट को चुना और उनका अच्छे से अध्ययन किया. सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट. जो मैंडल थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को चुना था. अब इसका ये है कि मतलब पी प्लांट को ही क्यों चुना और प्लांट को क्यों नहीं चुना, तो इसके भी रीज़न है कि Mendel selected pea plant for his experiment because pea plant is annual. Therefore, it was possible to study many generation in a short duration. एक तो ये है कि जो पी प्लांट होता है वो एनुअल प्लांट होता है, उसकी सभी जनरेशन को हम एक बहुत ही छोटे टाइम में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या फिर स्टडी कर सकते हैं. आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली डन बाय इमेस्कुलेशन टेक्निक, और इसमें आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है और उसमें हम इमेस्कुलेशन टेक्निक के द्वारा आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन को कर सकते हैं. वेरियस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन पी प्लांट. बहुत से कैरेक्टर्स जो हैं वो पी प्लांट में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं. मतलब जो पी प्लांट है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. उसमें राउंड शेप के भी जो हैं अंदर पी हो सकती हैं या फिर रिंकल्स भी हो सकते हैं. इस तरह से जो पी प्लांट है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिसको कि जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए मैंडल ने चुने थे. नेक्स्ट है कुछ टर्म्स हैं जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं. टर्म्स रिलेटेड टू द जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी. फर्स्ट है जीन. जीन क्या होते हैं कि द फैक्टर दैट कंट्रोल अ कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन. ऐसे फैक्टर जो कि जीन्स को कंट्रोल करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं जीन्स. मतलब कोई भी कैरेक्टर जो है जिसको वो कंट्रोल करके रखते हैं. जैसे कोई कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में गया
तो वो कंट्रोल हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, जीन्स के द्वारा, या फिर वो कैरेक्टर ट्रांसफर किसके द्वारा हो रहा है, जीन्स के द्वारा, तो उसको हम जीन्स बोलते हैं। अब है एलिलोमॉर्फिक और एलील। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन दैट कंट्रोल बाय वन कैरेक्टर इज कॉल्ड एलिलोमॉर्फिक और एलील। ऐसे कैरेक्टर किसी जीन के जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखते हैं उसको एलिलोमॉर्फिक या एलील कहते हैं। जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट इज कंट्रोल बाय अ जीन विच हैज़ टू एलील, टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। मतलब जो प्लांट की हाइट है वो भी जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है, वो दो तरह की होती है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। मतलब कैपिटल टी जो है वो जो लंबे प्लांट है उनको बता रही है, और स्मॉल टी जो है वो ड्रॉप प्लांट मतलब जो छोटे प्लांट्स हैं उनको बताती है। नेक्स्ट है होमोजाइगस। व्हेन बोथ एलील ऑफ अ जीन आर सिमिलर, अगर किसी जीन के दोनों एलील एक जैसे हैं तो हम उसको बोलेंगे होमोजाइगस। जैसे कि टी मतलब अगर क्रॉस हो रहा है, वो दोनों ही टॉल प्लांट है तो उसमें हम कैपिटल टी का यूज़ करेंगे। अगर वो दोनों स्मॉल प्लांट है तो उसमें हम स्मॉल टी का यूज़ करेंगे। बट अगर वो होमोजाइगस है मतलब कि एक स्मॉल टी है और एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी है तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। मतलब दोनों क्या हो गए, वो डिफरेंट हो गए। नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस। व्हेन बोथ द एलील ऑफ ए जीन्स आर डिसिमिलर इज नोन एज हेट्रोजाइगस। अगर किसी जीन के दोनों एलील जो हैं वो डिसिमिलर हैं मतलब एक जैसे नहीं है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। मतलब कोई भी चीज़ हमें बाहर से जैसी दिखती है तो मतलब एक्सटर्नली हमें जैसे दिखती है तो वो होता है उसका फिनोटाइप। टॉल प्लांट विच आर जीनोटिपिकली मे बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। जो भी टॉल प्लांट हैं वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं या फिर हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के सिंबल आप देख सकते हैं। होमोजाइगस के लिए हम कैपिटल टी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो होमोजाइगस में दोनों एक जैसे हैं, और हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है जीनोटाइप। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है मतलब वो जेनेटिकली कैसा है तो उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी। नेक्स्ट, डोमिनेंट कैरेक्टर। द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो हमें F1 जनरेशन या कि पेरेंटल जनरेशन में देखने के लिए मिलते हैं उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। रिसेसिव कैरेक्टर। द कैरेक्टर विच नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन वन जनरेशन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो कि अपने आप को शो नहीं कर पाते F1 जनरेशन में तो उसको हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। Monohybrid cross. The cross in which single contrasting character is considered is called monohybrid cross. ऐसा क्रॉस जिसमें ओनली सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ही दिखने के लिए मिलते हैं उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस। द क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें F1 जनरेशन का जो क्रॉस होता है वो रिसेसिव पेरेंट्स के साथ होता है तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। Back cross. The such type of cross in which F1 generation is crossed with any of two parents is called back cross. मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें F1 जनरेशन को किसी दूसरे दो कैरेक्टर पेरेंट्स के साथ क्रॉस किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। फिर आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। The cross in which A plant is considered as male and B plant is considered as female। मतलब A plant को तो हम मेल मानते हैं और दूसरे को हम B plant को हम फीमेल मानते हैं। और फिर इसका अगर उल्टा कर दिया जाए कि B को मेल मान लिया जाए और ए को फीमेल तो उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। मतलब दोनों टेस्ट में एक दूसरे का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है तो उसको हम रेसिप्रोकल टेस्ट बोलते हैं। अब है पेरेंटल जनरेशन। द प्लांट विच आर क्रॉस्ड टू ऑब्टेन ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन। ऐसे प्लांट जिनमें क्रॉस कराया जाता है ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए मतलब कि अपनी संतान बनाने के लिए तो उसको हम बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। F1 जनरेशन द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन। ऐसे ऑफस्प्रिंग जो कि पेरेंट्स से लिए बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। एंड ऐसे ऑफस्प्रिंग जो कि F1 जनरेशन से ऑब्टेन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। मोनोहाइब्रिड रेशो। द रेशो ऑब्टेन फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा रेशो जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें मिलता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड रेशो। इसी के इन टर्म्स को ध्यान में रखते हुए मेंडल्स ने अपने 3 लॉज दिए थे। वो मेंडल के 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रेगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और थर्ड एंड लास्ट लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्वेंट।
ये मेंडल्स के 3 लॉ हैं और ये जेनेटिक्स टर्म थी सारी। अब आगे की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ को बताएंगे। आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट्स।